जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्लास 12 की मॉडल सेट निकल चुका है, तो आज की वीडियो में हमने क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स विषय है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। विषय है अर्थशास्त्र, इसमें समय मिलेगा आपको 3 घंटा, कुल मार्क्स आपको मिलेगा 80 नंबर का। ठीक है, सबसे पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। सामान्य निर्देश ये है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों में उत्तर दे। सभी प्रश्नों को देना अनिवार्य है। कुल प्रश्न की संख्या 52 रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 31 तक बहुविकल्प रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगला इसमें है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक, इसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें आपको 2 अंक मिलेगा। और प्रश्न संख्या 39 से 46 तक, इसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें आपको 3 अंक मिलेगा। अगला है इसमें कि 47 से 52 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसमें 4 प्रश्नों को उत्तर देना है और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न उत्तर है, इसमें आप लोगों का उत्तर आप लोगों का दिया गया है मॉडल सेट में, जो निकल चुका है जैक के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर, जैसे कि पहले वाला में 2 अंक मिलेगा और किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें देखिए जैसे कि पहला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हमें अवसर लागत समझना होगा, तब हमें इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझ में आएगा। अवसर लागत उसको कहते हैं कि जैसे कि 2 वस्तु, हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने गए, ठीक है, आप पे 2 वस्तु है, मान लेते कि एक वस्तु ए, एक वस्तु है बी, लेकिन हमारे पास रुपया क्या है, सीमित मात्रा में, हम या तो एक ए वस्तु को खरीद सकते हैं या बी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो मान लेते कि हम गए बाजार में, तो हम खरीदने के लिए गए थे पहले ए वस्तु, लेकिन वहाँ पर देखिए कि ए वस्तु की तुलना में बी वस्तु ज़्यादा अच्छा है, तो हम ए वस्तु के बदले बी वस्तु को खरीदे। तो ए वस्तु को तो हम त्याग दिए, तो इस त्यागी गई मात्रा को ही अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अवसर लागत। और उत्पादन संभावना वक्र भी मतलब अवसर लागत जैसा ही होता है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस तरह का होता है, अवतल जैसा। जैसे यहाँ पर मान लेते कि इधर x वस्तु है, इधर y वस्तु है। अगर हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को खरीदेंगे तो y वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर उसी तरह अगर y वस्तु के हम एक अतिरिक्त मात्रा की खरीदेंगे तो x वस्तु की एक मात्रा को हमें त्यागना पड़ेगा। यानी एक वस्तु को ज़्यादा खरीदने के लिए दूसरी वस्तु की एक मात्रा हमें त्यागना पड़ेगा। ठीक है, उसको कहा जाता है उत्पादन संभावना। तो प्रश्न है कि अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को किस तरह प्रभावित करती है। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर वक्र होगा। ठीक है, वक्र से हमें ज्ञात होता है कि यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि हम समझे अभी कि एक वस्तु को हम अगर वृद्धि करेंगे उत्पादन, तो दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु को कम उत्पादन करने पड़ेगा। जो कि अवसर लागत में भी देखिए कि 2 वस्तु देखें ना, ए और बी, अगर वस्तु बी का हम खरीदेंगे तो ए को त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार अवसर लागत की धारणा का आधार त्यागी जाने वाली वस्तु या अवसर का विकल्प है। इस प्रकार अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को प्रभावित करता है। तो इसका हो गया। अब अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो बंडल दिया गया, एक बंडल है 2, एक बंडल है बी। तो देखिए एक बंडल में आपको 2 वस्तु मिल रही है और एक बंडल में एक वस्तु मिल रहा है। तो आप बाजार जाइएगा तो कौन सा वस्तु आप खरीदना, मान लेते ये ए बंडल है, ये बी बंडल है, तो बाजार में स्वाभाविक है कि ए बंडल को हम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसके तुलना में 2 यहाँ पर 1 के तुलना में ज़्यादा है, यहाँ पर भी 2 1 के तुलना में है, यानी ए वस्तु को हम खरीदेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण लिए हम यहाँ पर कि 9 8 एक बंडल है, एक 8 6 बंडल है। तो यहाँ पर अभी स्वाभाविक है कि 9 8 वाला बंडल हम खरीदेंगे, क्योंकि 9 की मात्रा 8 से भी ज़्यादा है, 6 से भी ज़्यादा है, और 8 की मात्रा भी 8 के बराबर है, 6 से ज़्यादा बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। इसका कथन ये है कि अभिप्राय यह है कि दूसरे वस्तु को हम खरीदेंगे कि अगर वह पहली वाली वस्तु की तुलना में ज़्यादा हमें मिलेगी तभी खरीदेंगे। तो वही है उत्तर यहाँ पर। क्या है कि एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उस संयोग को अधिमान देता है जिसमें इन दोनों वस्तुओं में से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो। देखिए एक वस्तु यहाँ पर 2 ज़्यादा है 1 की तुलना में, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है 1 की तुलना में,
जबकि दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, ऐसी स्थिति एक दृष्ट अधिमान को बताती है। ठीक है, इसका उत्तर कहाँ तक देखिए, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए हम लिए थे। ठीक है, अगला लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी करने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की मांग की कीमत लॉज ज्ञात कीजिए। तो मांग की कीमत लॉज का फॉर्मूला क्या होता है? मांग की कीमत लॉज होता है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड मांग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती थी, यानी 8 डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 5। तो 8/5 यानी 1.6, यानी 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? मांग की लॉज इकाई से ज़्यादा है, अतः मांग की लॉज कीमत मांग की कीमत लॉज इकाई से अधिक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 33 नंबर हो गया, या 34 नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित कीजिए। तो सीमांत लागत किसको कहेंगे? देखिए जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो अतिरिक्त इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलती है उसको हम कहते हैं सीमांत लागत। जैसे हम मान लेते हैं कि चाय पी रहे, तो पहले वाले चाय से हमें 6 उपयोगिता मिल रही, फिर हमें 5 उपयोगिता मिल रही, फिर 4 उपयोगिता मिल रही, फिर 3 उपयोगिता मिल रही। तो देखिए अतिरिक्त कितना उपयुक्त है? यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 हो रहा है। तो ये एक जो अतिरिक्त इकाई हमें प्राप्त हो रही है उसी को कहा जाता है सीमांत लागत। तो सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। और औसत लागत कहा जाता है जब प्रति इकाई लागत को, जब कुल लागत, देखिए औसत लागत क्या होता है? औसत लागत यहाँ पर औसत लागत होता है यहाँ पर कुल लागत में और उसकी मात्रा कितनी, उसकी मात्रा की संख्या। तो औसत लागत क्या हो जाएगा? औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। अब अगला प्रश्न 35 नंबर है। 35 नंबर है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। तो आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ये तो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। सामान्य, 2 नंबर सामान्य कीमत स्तर में मुद्रास्फीति का सिद्धांत, 3 नंबर व्यापार चक्र का सिद्धांत और 4 नंबर आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर 4 क्षेत्र हो गया। अगला प्रश्न इसमें 36 नंबर है। 36 नंबर है कि वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय के किन 4 साधनों को लिखिए। सबसे पहले यूपीआई देखेंगे, जैसे कि आप लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह करते हैं, तो ये भी तो एक डिजिटल विनिमय का ही आधार है। तो यूपीआई हो जाएगा। एक हो जाएगा एनपीसीआई, ये भी एक यूपीआई की तरह जैसा ही होता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। एक होता है बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एक इंटरनेट बैंकिंग, जो कि ये भी एक डिजिटल विनिमय का माध्यम होता है। तो ये 4 साधन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 37 नंबर की खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था यानी बंद अर्थव्यवस्था में देश के अंदर ही वस्तु का आयात और निर्यात होता है, यानी देश के बाहर वस्तुओं का आयात और निर्यात नहीं होते हैं। जबकि खुली अर्थव्यवस्था यानी खुला है, ये 2 वस्तुओं के बीच, दो देशों के बीच या 2 से ज़्यादा देशों के बीच भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है खुली अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि एक ऐसा देश जिसमें अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं का आयात तथा निर्यात होता है। ठीक है, यानी वस्तुओं का लेन देन होता है अन्य देशों के साथ। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि सरकारी बजट को परिभाषित कीजिए। तो सरकारी बजट क्या है? देखिए बजट पेश किया जाता है एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो भी खर्च हुआ, जिस भी परियोजना का नया लाया गया, आगे जो परियोजना लाएगा, उसमें सरकारी बजट में मतलब चर्चा किया जाता है। उसी को मतलब एक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से नीतियों को क्रियान्वित करने की विशेषताएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर है। प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो सीमांत उपयोगिता देखिए, जब सीमांत शब्द आएगा तब अतिरिक्त शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए सीमांत उपयोगिता, सीमांत लागत, सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उपयोगिता यानी अतिरिक्त उपयोगिता को कहेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखेंगे रेखाचित्र वाला। रेखाचित्र में क्या क्या गया कि सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। देखिए रेखाचित्र में देखिए, इसको देखिए यहाँ पर एक ग्राफ लिए, तो ग्राफ में इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है।
एक्स अक्ष में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए, यहाँ पर वाई अक्ष में ये सब लिए। नीचे यहाँ पर वाई अक्ष क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। उसके बाद आगे क्या किए, यहाँ पर कुल उपयोगिता लिए यानी टोटल यूटिलिटी, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में TU। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता में देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर देखिए सीमांत उपयोगिता कितना है, 0 है। सीमा MU यानी 0 है, तो जब 0 है तब इसके सीध में जाइए तो कुल उपयोगिता यानी TU क्या है, अधिकतम यानी मैक्सिमम है। तो ग्राफ से स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्याख्या भी कर दीजिएगा इसको कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है, तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर, जो कि एक मैथ है, जो कि आपको उत्पादन फलन से है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि यदि एक फलन को उत्पादन फलन Q बराबर L 0.5 K पर पावर 0.5 है तो श्रम L की मात्रा 36 दिया गया और पूंजी K की मात्रा 49 दिया गया है, तो वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, Q बराबर L पर पावर 0.5 K पर पावर 0.5। उसके बाद मान बिठा देंगे। L की मान कितना दिया गया 36, तो L का मान 36 पर पावर 0.5 इंटू K का मान कितना दिया गया, K के मान 49 पर पावर 0.5। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 मिलेगा। यहाँ पर 5 में 10, यहाँ पर 5 में 10 यानी 36 पर पावर 1/2 गुना 49 पर पावर 1/2, ठीक है। और किसी के पावर में 1/2 क्या होगा, ये रूट हो जाएगा, तो बराबर √36 इंटू √49। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 6 7 42 यानी 42 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो बाजार संतुलन में क्या किसको कहेंगे, जब वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है तब उसको बाजार संतुलन, तो बाजार संतुलन में रहता है, ठीक है। तो बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु या सेवा की मात्रा, यानी उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु या सेवा की मात्रा मांगी यानी डिमांड जितना मांग होगा, उत्पादकों द्वारा एक विशिष्ट मूल्य स्तर पर आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होगा, यानी सप्लाई के बराबर होगा। यानी जब मांग बराबर पूर्ति के बराबर होगा यानी डिमांड बराबर सप्लाई के बराबर होगा, तो बाजार एक संतुलन में होगा। इसको आप ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि रेखा चित्र से इसको स्पष्ट कीजिए। तो रेखा चित्र से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस में मांग तथा पूर्ति को लिया गया है, वाई एक्सिस में यहाँ पर कीमत को लिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ मांग का ग्राफ ऋणात्मक होता है यानी ऊपर से नीचे तक होता है, ये डिमांड हुआ। सप्लाई यहाँ पर ऊपर नीचे से ऊपर की होता है यानी पॉजिटिव होता है, ये सप्लाई हुआ। और यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर यहाँ पर देखिए डिमांड और सप्लाई यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है यानी ई, यानी ये संतुलन के बिंदु है। तो इसको थोड़ा व्याख्या करके इसमें लिख दिए। देखिए जब P1 यहाँ पर 10 है, तो देखिए यहाँ पर जब P1 10 है तो ये क्या बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। तो यहाँ पर ए बी देखिए यहाँ पर इसमें पूर्ति ज़्यादा है, ए वाला क्या पूर्ति ज़्यादा है, तो ए बी अतिरिक्त पूर्ति यानी पूर्ति ज़्यादा है मांग की तुलना में। उसके बाद नीचे देखिए जब P2 2 है, P2 जब 2 है तो देखिए यहाँ पर मांग ज़्यादा है, यहाँ पर CD वाला ये क्या है मांग है, तो यहाँ पर अतिरिक्त मांग हो रहा है, मांग पूर्ति की तुलना में ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी संतुलन नहीं रहा। लेकिन ई बिंदु में देखिए जहाँ पर देखिए मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, जितना यहाँ पर मांग है उतना ही पूर्ति है, यानी संतुलन की बिंदु ई है। तो ई संतुलन की बिंदु है जब मांग बराबर पूर्ति, तो ग्राफ द्वारा भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न 42 नंबर है, 42 नंबर है। 42 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। सबसे पहले देखेंगे वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब देखिए कोई भी अगर उत्पादक रहेगा या कोई भी दुकानदार रहेगा, यानी मान लीजिए उत्पादक रहेगा, जब देखिए वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो उत्पादक क्या चाहेगा कि वस्तु की अधिक से अधिक हम उत्पादन करेंगे। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगा, यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, तो ये प्रभावित करेगा। उस तरह जब वस्तु की कीमत घटेगा तो उत्पादक क्या कहेगा कि मेरा कीमत घट रहा है यानी हमें हानि हो रही है, तो हम वस्तु का कम उत्पादन करेंगे, यानी वस्तु की पूर्ति भी घटेगी, ठीक है। तो वस्तु की कीमत ये प्रभावित करती है। जो वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है तथा कीमत कम करने से वस्तु की पूर्ति भी घटती है।
अगला है 2 नंबर इसमें कारण उत्पादन साधनों की कीमत। उत्पादन साधन यानी वस्तु के निर्माण करने में जो भी वस्तुओं का मतलब प्रयोग किया जाता है उसको उत्पादन साधन कहा जाता है। अगर उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है। यदि उत्पादन के साधन की कीमत में बढ़ेगा तो उत्पादन लागत स्वाभाविक है कि बढ़ेगा, जिसके कारण उत्पादक का लाभ घटता है। उत्पादक कम कर देते हैं जिसके कारण उत्पादन क्या करेगा, कम कर देगा। इसके विपरीत उत्पत्ति साधन की कीमत जब कम होती है तो उत्पादन लागत में कमी होती है, और उत्पादन लागत में कमी होती है ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करेगा तो पूर्ति में वृद्धि होती है। अगला इसमें कारक हो जाएगा तकनीकी स्तर। अगर तकनीकी स्तर ज़्यादा होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तकनीकी स्तर अगर उतना अच्छा नहीं होगा तो उत्पादन कम होगा। तो तकनीकी स्तर में परिवर्तन से नवीन एवं कम लागत वाली उत्पादन तकनीकों का आविष्कार होता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी तथा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होता है। तो ये 3 कारक यहाँ पर हो गया। अगला है 43 नंबर यहाँ पर है 43 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसको कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहाँ पर घरेलू है, घरेलू मतलब सकल, एक घरेलू मतलब एक किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा में देश, चाहे देशवासी हो या विदेशी हो, देशवासी और विदेशियों के द्वारा जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके कुल मूल्य को हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, किसी भी देश की उसकी घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में देशवासी हो या विदेशियों के द्वारा जिन भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद में जब हम देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं इसको, उसके बाद इसको भाषा वाला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी हुआ इसको। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। तो जब जीडीपी में देशवासी के लोग तो बाहर में भी कमाने चाहते थे, जैसे अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो जब देशवासी के लोग बाहर में जाकर जो पैसा कमाते हैं उसको अगर जोड़ देंगे और उसके बाद जो विदेशी लोग देश के अंदर है उसके पैसा को हम घटा देंगे तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगी, यानी जीएनपी प्राप्त होगी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को यहाँ पर भाषा में लिख दिए कि क्या संबंध है। ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार आप लोग देखिएगा परिभाषा को बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब सकल घरेलू उत्पाद में देश के बाहर देशवासियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, देश के बाहर देशवासियों के द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है उसको जोड़ा जाता है, तो देश के अंदर जो विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो। उसी के यहाँ पर इसको जो अभी समझाए उसी को लिख दिया अर्थात के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 44 नंबर है। देखिए 44 नंबर क्या है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या का मुद्रा किस प्रकार दूर करती है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए आवश्यकता के दोहरे संयोग क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद मुद्रा किस प्रकार इसको दूर करती है उसको भी उदाहरण से देखेंगे। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उस समय संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता ही वस्तु हो, साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने के तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं होता है। देखिए उदाहरण तो देख लीजिए कि जैसे वस्तु विनिमय होता है एक दूसरे के बदले में, जैसे यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है, देखिए एक व्यक्ति है वो चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वो विनिमय तभी कर पाएगा जबकि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदलने के लिए ना कपड़ा फालतू, मतलब बदलने के लिए कपड़ा ही फालतू ना हो बल्कि उसके चावल का भी आवश्यकता होगी, मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको चावल की आवश्यकता हो और जिसके पास कपड़ा मौजूद हो, यानी दोनों ढूंढना होगा। यह ढूंढना एक जो कि काफ़ी जटिल समस्या है, तो परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग कठिनता ही से मिलता है, जबकि रुपया से इस समस्या दूर हो गई। जैसे मुद्रा के आविष्कार से ये कठिनाई दूर हो गई क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी वस्तु को मुद्रा के बदले में बेचकर मुद्रा की सहायता से अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु खरीद सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर चावल जो विक्रेता चावल को उसको कपड़ा की ज़रूरत था तो ये क्या कहेंगे, चावल को बेच देगा किसी व्यक्ति को और चावल के बदले उसको मुद्रा प्राप्त हो गया और उस मुद्रा से कोई किसी दुकान में जाकर वो कपड़ा खरीद लेगा, उसको उस व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के यहाँ पर मुद्रा के आविष्कार से इस कठिनाई को समस्या को यहाँ पर दूर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 45 नंबर है
कि सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सरकारी बजट के उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहले कि आर्थिक विकास को सरकारी बजट क्या करता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करता है, इन्हें आर्थिक विकास करता है, जैसे कर में यानी टैक्स में छूट देता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है, जैसे सड़कों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, नहरों का निर्माण करता है, नल का, बिजली आदि का निर्माण करता है। उसके बाद पेंशन देता है, उसके बाद छात्रवृत्ति योजना देता है। तो ये सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर रहा है। संतुलित क्षेत्रीय विकास में वृद्धि, जिससे सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। उसके बाद आर्थिक स्थिरता, देखिए अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आता है तो कभी मुद्रास्फीति आती है, कभी महंगाई आती है तो कभी महंगाई नहीं आती है। तो जब आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र तो चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का ये बार था 45 नए प्रश्न का। अब देखिए वीडियो आप लोग का करीब लंबा बन जा रहा है, करीब 20 मिनट का आपका लोगों का वीडियो इसमें बन गया है। तो अगला जो कि आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिसका प्रश्न को थोड़ा लंबा भी बनेगा और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसके बाद में वो वाला वीडियो हम लोग इसमें इसी चैनल में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।